Hello everyone, and this is an interesting video and in which we are collaborating with Ravi. So Ravi is MES. Ravi is in MES right now, and we are going to talk a lot about MES. And it was a much in demand video, and a lot more people want to know about it. So हम लोगों ने सोचा कि just let's do a collaboration thing, and we'll get to know about CPWD and MES in this video. So hello Ravi, welcome to the channel. Thank you, sir. Thank you for having me here. या सो रवि, हम एक दूसरे को पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हेलो, नमस्कार दोस्तों. मैं हूँ रवि यादव, यूपीएससी 21 बैच आईडीएससी ऑफिसर करंटली इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट. आई ऑलमोस्ट स्पेंड अराउंड 3 years here. Earlier I worked in Reliance Industries through campus placement and Indian Oil through GATE, and I've done my bachelor's in mechanical engineering from IIT Roorkee 2019 pass out. So just after the college I did in Reliance, then in Indian Oil, and now I am in MES. Nice. Now let me introduce about myself. I am Manas Dey, an IAS officer and civil engineer currently working in CPWD एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. एंड मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ पिछले 3 साल से, एंड आई एम इन CPWD सिंस 2017. सो आई बिफोर दिस आई वॉज इन प्राइवेट सेक्टर. आई हैड अ ब्रीफ स्टिंट इन प्राइवेट सेक्टर फॉर अबाउट 5 months, and then I worked in Indian Railways, then in state government, and finally I came to UPSC Engineering Services, and through this I was allotted CPWD. So I have worked in various places of India throughout my tenure, and I am an active civil engineer since past 10 years of my life. So today we are going to talk about MES, and to start with सबसे पहले रवि ये बताइए कि आपका ESC में रैंक कितना था, आपका ब्रांच कौन सा, जैसे आपने बताया मैकेनिकल ब्रांच है. सो व्हाट वाज योर रैंक, एंड ओवरऑल कितने सीट्स होते हैं मोटा मोटा इन ऑल ब्रांचेस, एंड MES का पैटर्न क्या होता है. आई मीन देयर आर 2 कैडर्स जहाँ पे MES में रिक्रूट होते हैं. सो टेल अस ब्रीफ अबाउट दैट. सर, मेरा 21 बैच में AIR 11 था. तो और इसमें MES में 2 कैडर में सिलेक्शन होते हैं. IDSC कैडर, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, एंड क्वांटिटी सर्वेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट QSNC कैडर. सो जनरली जो टॉप रैंक्स होती है ES में वो IDSC कैडर को अलॉट होती है, और मोस्टली जो लोअर रैंक्स या फिर आप जो लोग प्रीफर नहीं करते हैं, अगर अब उनको MES में आना है तब वो QSNC कैडर को एज सपोर्ट मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम अगर रहते रहते और कोई तैयारी करना चाहे तो हम कर सकते हैं. हमारे जो उस टाइम पे जब मैं 21 में था, जब प्रिपरेशन कर रहा था तो कोरोना आ गया था. मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2020 में. तो 1 month का मेरा ट्रेनिंग कोचिंग हुआ था दिल्ली में. उसके बाद कोरोना आ गया था, तो मेरा पूरा प्रिपरेशन घर पे ही हुआ था ऑनलाइन के थ्रू ही. और उस टाइम पे उससे 1 साल पहले एक और झटका लगा था ESC को कि रेलवे उस टाइम पे हट गया था 2020 से. तो हमारे टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था वो MES ही था. बाकी कुछ लोग जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग, सेंट्रल वाटर सर्विसेज, वो लोग भी चूज़ करते थे. इंडियन नेवी, नेवल आर्मामेंट, नेवल स्टोर, वो भी ऑप्शन थे. बट जो सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट जैसे कंसिडर करते हैं हम CPWD को, रेलवे को, और उसमें आता है एक MES. तो हमारे पास सिर्फ यही MES ही एक ऑप्शन था. और सिलेक्शन सर, जो जैसा मैंने बताया कि जो टॉप रैंक्स होती है वो IDSC कैडर में सेलेक्ट होती है, और IDSC और जो QSNC कैडर होती है उनका सर वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सेपरेट होता है. मतलब IDSC मोर एग्जीक्यूशन में जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो आप ग्राउंड पे वर्क संभालते हो, कि आपको मेन कंट्रोल आपके पास एग्जीक्यूशन का रहता है. और जो क्वांटिटी सर्वेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट कैडर है, जैसा कि नाम में ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन हमारा सेपरेट संभालती है. तो हमारा जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग है, जो IDSC वगैरह संभालते हैं, और जो JEE से जो प्रमोट होकर आते हैं वो संभालते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन होता है वो हमारा QSNC कैडर से संभालते हैं सर. तो बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होते हैं, टेंडर आउट करना एंड टेंडर्स को प्रोसेस करना, ये सारा का सारा वो सेक्शन संभालती है. यस सर, सारा. ओके. एंड जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से पहले की जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, वो भी वही करती है. जो एस्टिमेशन वगैरह होते हैं, ग्राउंड के जो रेट्स वगैरह होते हैं कि इसमें बनेगा क्या एक्चुअली अगर किसी का, अगर मैं प्रोजेक्ट बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना, तो उसका एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से आता है.
और Okay, and उसको that is IDSC. हाँ दैट इज आईडीएससी। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको कन्वर्ट करके जो डेफ प्रॉक हमारा पोर्टल होता है उस पर अपलोड करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर से जो मेन डीलिंग होती है लीगल पेपर वाइज, वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन करता है। हम डायरेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर से पेपर में डील नहीं करते हैं ओके हमारे फर्स्ट टेन्योर में। तो जैसे मतलब बिफोर अवार्ड ऑफ द वर्क, हाँ दिस इज बिफोर अवार्ड ऑफ द वर्क, राइट? आफ्टर अवार्ड ऑफ द वर्क आई होप कि पूरा का पूरा डीलिंग, आई मीन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स होते हैं वो पूरा का पूरा आईडीएससी सेक्शन ही करता हाँ है। जो ग्राउंड का संभालते हैं ग्राउंड का हम ही संभालते हैं फिर उसके बाद। और ये सर जैसे हमारे जैसे टर्मिनोलॉजी आपकी और जो सीपीडब्ल्यूडी रेलवे उसकी टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है कि AEE SC। हमारे यहाँ MES में जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो अपॉइंटमेंट आते हैं वो अलग आ जाते हैं। हम AEE को असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं, AG बोलते हैं, गैरिसन इंजीनियर बोलते हैं। EE होता है गैरिसन इंजीनियर, और जो SC होता है वो उसको हम कमांडर वर्क्स इंजीनियर बोलते हैं, CW। उसके बाद सेम होता है। ओके अच्छा, आएंगे हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जब वी विल डिस्कस अबाउट द करियर प्रोग्रेस। अभी जैसे आपने बताया कि MES इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज लाइक CPWD। बेसिकली सबसे पहले तो ये बताइए कि MES में आप काम किस तरह का करते हैं? व्हाट आर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स विच यू डू, नॉट ओनली मैकेनिकल, सिंस यू आर मैकेनिकल यू विल बी टॉकिंग मोर अबाउट मैकेनिकल, बट नॉट ओनली मैकेनिकल, ओवरऑल हम क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे? हमारे MES में सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेम होता है, उनको हम E&M बोलते हैं। और एक होता है सिविल डिपार्टमेंट। दोनों के काम सेपरेट होते हैं। जो सिविल डिपार्टमेंट होता है वो बिल्डिंग वर्क्स वगैरह सारे संभालता है। जो E&M वाला होता है वो प्रॉपर टेक्निकल E&M नेचर के ही वर्क देखता है। बट इसमें भी सर जैसे AEE और EE लेवल पे टोटल डिफरेंट वर्क प्रोफाइल हो जाता है हमारा। AEE लेवल पे E&M अलग होता है, सिविल वाला अलग होता है। तो E&M में हम जैसे प्रोजेक्ट्स भी सर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं और हर तरह के, मतलब हमारे पास मिक्स ऑफ बास्केट है। हॉस्पिटल भी आते हैं, रोड्स वगैरह आती है, बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस आते हैं, सोलर प्लांट्स आते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही है जैसे अभी सोलर ट्रीज वगैरह भी आ रहे हैं। बिल्डिंग में अगर कोई स्मार्ट पेंटिंग्स वगैरह आ रही है तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं। और जो मेन जो बेस हॉस्पिटल वगैरह होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के, मतलब 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़, सारे प्रोजेक्ट्स AEE और EE लेवल पे ही हैंडल होते हैं ग्राउंड पे। एक बार अगर टेंडर अलॉट हो गया उसके बाद सिर्फ AEE और EE लेवल के ही ऑफिसर उनका ग्राउंड पे वर्क संभालते हैं, उनका पेमेंट प्रोसेस करते हैं सारा। नहीं वो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल पावर शुड बी देयर। हाँ फॉर SC एंड चीफ इंजीनियर ऑल्सो फाइनेंशियल पावर शुड बी देयर, जस्ट इन केस टेंडर्स डिफरेंट लेवल्स के हैं तो आई थिंक डिफरेंट फाइनेंशियल पावर्स होते होंगे, जरूर होते होंगे सर। या ऑल फाइनेंशियल पावर्स रेस्ट विद एग्जीक्यूटिव सर एक बार अगर टेंडर अलॉट हो गया तो उसके बाद सारी फाइनेंशियल पावर EE लेवल तक कंप्लीट हो जाती है। सपोज आपने काम में कुछ एक्स्ट्रा काम किया एंड उसके जो डिविएशन सैंक्शंस वगैरह होते होंगे, सैंक्शंस वगैरह हमें हायर हेडक्वार्टर से लेनी पड़ती है। हायर, वही मैं कह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर डेलीगेशन अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। हाँ सर। to give you a brief about CPWD, like he said कि MES में इलेक्ट्रिकल एंड सिविल कैडर अलग होता है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M कैडर में होता है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन CPWD ऑल्सो। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर एक होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लोग मैकेनिकल के लोग एक साथ आते हैं, सिविल का कैडर अलग होता है। नाउ लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑल्दो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, लेकिन हम एक कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करते हैं। आई होप वहाँ पे भी अभी ऐसा ही हो रहा होगा। कॉम्पोजिट ही होता है। द कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिविल कंपोनेंट्स को मिला के हम एक कंबाइंड टेंडर लगाते हैं एंड उसमें जिसका इसका जो डोमेन होता है उसका जुरिस्डिक्शन में वो अपना सुपरविजन करता है। हाँ करेक्ट सर, सेम ईयर। yes so but CPWD is mostly concerned about building। ज़्यादातर हम बिल्डिंग का काम करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली में कुछ हम ब्रिजेस बना रहे हैं, कुछ जगहों पे हम रोड्स बना रहे हैं, बॉर्डर रोड्स वगैरह हम कुछ बना रहे हैं। हाँ। कुछ फेंसिंग का काम भी हम कर रहे हैं, बट मोस्टली पैन इंडिया अगर हम देखेंगे तो मोस्टली वी डील विथ बिल्डिंग वर्क्स। लेकिन MES में आई थिंक देर आर रनवे वर्क्स ऑल्सो, देर आर डॉक्स वर्क्स ऑल्सो, मेंटेनेंस वर्क्स ऑल्सो। मेंटेनेंस यहाँ भी है बट मोस्टली बिल्डिंग मेंटेनेंस ओनली। ओके सो या तो आप लोगों का अपार्ट हमारे फ्रॉम बिल्डिंग देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। हाँ, एयरफोर्स, नेवी, कोस्टल गार्ड, आर्मी, सब में सारे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उनके मेंटेनेंस वर्क है, सारे MES के पास ही रहते हैं। यस करेक्ट।
सो दैट वे वी कैन से कि MES मोर और लेस ज़्यादा करीबी से काम करता है विथ आवर आर्म्ड फोर्सेस, सर राइट? करेक्ट। सो जैसे हम काफ़ी ज़्यादा सिविलियन से ही रिलेटेड डील करते हैं, एंड यू मस्ट बी डीलिंग विद a lot of army officers. और यूजर इज यूनिफॉर्म पीपल ओनली। Yes, your client department or user department, like we have our different client departments. सारे other departments का हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ armed forces का काम करते हो. Am I correct? करेक्ट सर। Yes. Okay. चलो, first of all, since our viewers are mostly engineering aspirants जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, so I would just like you to, because मेरा काफ़ी दिन हो गया ES निकाले हुए, and you are comparatively newer, so I just like you to throw some light into your training period. आप जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए, बिकॉज a lot of people would be interested in that, because immediately after absorption वो ट्रेनिंग में जाते हैं. But before training, I would like you to shed some light into the medicals, because ये डिफेंस से रिलेटेड है. तो आई होप कि मेडिकल्स में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट होता होगा यहाँ पे. जैसे बॉर्डर रोड्स में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेडिकल्स होते हैं एंड काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं. इज इट सो इन MES ऑल्सो? नो सर, MES में जस्ट लाइक रेलवे और CPWD बहुत कॉमन होता है. कोई स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है. जस्ट आइज का थोड़ा अच्छा होता है, आइज और ईयर का, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं. बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, एंड बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मली चेक किया जाता है. ओके, सो टॉक अबाउट ट्रेनिंग पीरियड फर्स्ट. सर ट्रेनिंग पीरियड का ऑलरेडी मेरे भी एक, अगर यूट्यूब चैनल पे अगर ऑडियंस जाती है तो एक प्रॉपर मैंने वीडियो डिटेल में बना रखा है कि हमारा कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होता है. बट मैं जिस्ट में आपको एक बता देता हूँ कि टोटल जो हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 10 मंथ्स का होता है. फर्स्ट वी गो टू CME पुणे, वी स्पेंड अराउंड 4 मंथ्स देयर. उसमें हमें प्रॉपर MES के बारे में बताया जाता है. जो 2 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें प्रॉपर MES के प्रोसीजर्स क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन है, अलग अलग कैसे MES कैसे वर्क करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो हमें 2 महीने ऑलमोस्ट ट्रेन किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स हमें जैसे उसके आसपास कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होती है, कैड कैम की है, इलेक्ट्रिकल LNT स्विच गियर्स के रिगार्डिंग है, और सिविल में निकमार एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमारा 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है जिसमें हमें प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमें ग्राउंड पे कैसे देखना है. आफ्टर 4 मंथ्स वी गो टू हैदराबाद में भी हमारा लगभग 4 महीने का होता है. वहाँ 4 महीने का स्पेंड करने के बाद हम 2 महीने दिल्ली आते हैं. दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट विजिट, राष्ट्रपति विजिट, जो सारे कंप्लीट दिल्ली में घुमा के फिर हमें डायरेक्ट वहाँ से पोस्टिंग पे भेज दिया जाता है. तो ये टोटल 10 मंथ्स का हमारा बास्केट होता है कि हम उस पर ट्रेनिंग करते हैं. ओके, सो आई हैव वॉच्ड हिज वीडियो अबाउट द ट्रेनिंग इन MES, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली डिटेल्ड वीडियो. Do go to his channel and watch the video. It is really interesting, and if you want to gain some insights about the training of MES, please watch the video. Okay, so now any international tours या फिर national tour, जैसे CPWD में international tour तो नहीं होता, लेकिन हाँ हमें एक all India tour कराया जाता है जिसमें कि एक certain section of our country को दिखाया जाता है. जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, अदरवाइज साउथ इंडिया लेके चले जाएंगे, या वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री लेके जाएंगे. तो ऐसा कुछ टूर वगैरह होता है वहाँ पे? सर इंटरनेशनल तो जैसे आपके CPWD में वैसे हमारे भी नहीं होता है, बट नेशनल में भी जैसे हम हैदराबाद जाते हैं तो उसी में हमारा 7 दिन का मॉड्यूल होता है कि उसमें हम तमिलनाडु के किसी विलेज में जाके हमें 7 दिन वहाँ रहना होता है, उसको स्टडी करके आके हमें उनका रिपोर्ट देना होता है. तो एक 7 दिन का वो होता है. नेक्स्ट एक 10 डेज का एक हमारा ऊटी में ट्रैकिंग होता है पूरा. 10 डेज का लगातार वहीं के जो लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती है, जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, वो हमारे साथ पूरा ट्रेवल करते हैं, और 10 डेज का वो होता है सर. और उसके अलावा इंटरनेशनल टूर नहीं होता है. बट आई थिंक दैट इंटरनेशनल ट्रेनिंग कराया जाना चाहिए, एंड वी हैव वाउच्ड फॉर इट. एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा बोला है कि नहीं, हमारे को इंटरनेशनल ट्रेनिंग कराया जाना चाहिए. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जैसे अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज़ ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड. जैसे सिंगापुर हो गया, जैसे आप भी बिल्डिंग में हो, हम भी बिल्डिंग में, वी शुड रियली कोलैबोरेट विथ सच काइंड ऑफ पीपल. जैसे CS रोड्स वाले होते हैं तो उनको साउथ कोरिया वगैरह ले जाया जाता है. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उनको पता चल जाए कि वहाँ पे फंक्शन कैसे करते हैं. ऐसा नहीं है कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर, बट ऐसा लगता है कि
they have already done something which is to be done by us, so why again repeat the iterations? Better to learn from them and better the things which they have already done. करेक्ट सर, So बिल्कुल। anyway, that is a policy decision which they should take. Another thing I just like to know is, जैसे कि अभी हमारे CPWD में बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क्स के लिए बिम को बहुत मैंडेटरी किया गया है. एनी वर्क अबाउट 20 करोड़ रुपीज़ विल बी हैविंग मैंडेटरली बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. इज देयर एनी सच मैंडेट इन MES ऑल्सो? अभी मैंडेट तो ऑलमोस्ट हमारे MES में भी हो गया है। अभी जो हम टेंडर में कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं, हर टेंडर से पहले हमें कंसल्टेंसी करनी होती है। उस कंसल्टेंसी में हमने मैंडेट किया हुआ कि बिम मॉडलिंग, 3D वॉक थ्रू मॉडल वगैरह प्रॉपर बनाने चाहिए उनको, ताकि हमें क्लियर। मैं तो किस LOD लेवल का हम बनवा रहे हैं? जैसे LOD 250, 350, 400 होता है. हाँ, 350 अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, प्लम्बिंग, HVAC सारे के सारे चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेते हैं उसमें. क्लैश डिटेक्शन वगैरह उसी में हो जाता है, जैसे कि अगर कोई पाइपलाइन किसी बीम से टकरा रहा है कि नहीं है, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है. तो इस लेवल का भी चल रहा है या बेसिक है? इस लेवल का सर कंप्लीट E&M भी उसमें इंटीग्रेटेड होगा, कंप्लीट उसका इंटरनल भी उसमें इंटीग्रेटेड होगा कि हम इंटरनल में भी क्या क्या फैसिलिटीज उसको देने वाले हैं, कंप्लीट सारा. ओके, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में मैंडेटरी है. अभी जो मतलब मोस्टली जो 10-20 करोड़ के अबव अकोमोडेशन के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें सब में हमने मैंडेटरी कर रखा है. ओके, हमारे यहाँ भी है, जैसे लाइक अबाउट 20 करोड़ इट इज़ मैंडेटरी. सो मुझे लगता है कि वी शुड लर्न अ लॉट अबाउट रेविट. हाँ, So, आप ये रिवेट जैसे और कि अगर बिम मैंडेटरी कर सर जैसे अभी हमारे मोस्टली E&M के होते हैं तो बिम रिवेटिंग ये सब जानते नहीं है. तो हमारा जो CME पुणे में ट्रेनिंग होता है, उसमें हमें प्रॉपर मॉड्यूल होता है बिम और रिवेटिंग का ट्रेनिंग का. राइट. बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं AEE था तो आई लर्न अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. जैसे मैंने ETABS बहुत डिटेल में सीखा, रेविट सीखा काफ़ी डिटेल में, 3ds Max सीखा उस टाइम में काफ़ी डिटेल में. मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि हाँ ये होता है. नाउ टू एक्चुअली गेन इनसाइट्स, आई थिंक दैट इट्स ऑल अबाउट पर्सनल. एंड अब चॉइस बचा नहीं है. आई थिंक वी ऑल शुड लर्न एटलीस्ट रेविट एंड नाविसवर्क्स तो बहुत ज़रूरी हो गया है, एंड वी ऑल शुड लर्न अबाउट इट. बाकी सर गवर्नमेंट में आप सॉफ्टवेयर जानते हो नहीं जानते हो, गवर्नमेंट में तो कुछ वैसे कुछ होता नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा या साइड कर दिया जाएगा. बट अगर आपके निकाल पास तो नहीं जाएगा. हाँ, एक्स्ट्रा अगर सॉफ्टवेयर स्किल है तो आपकी डिपार्टमेंट में एक अलग इमेज रहती है. आपकी इमेज रेस्पेक्ट अलग लेवल का होता है, टेक्निकल रेस्पेक्ट में भी. I'll come to the point कि why it is important and कहाँ पे हमें एक edge मिल सकता है. We'll come in the next sections. So now let us go into some details about MES. जैसे कि आपने बताया कि MES में किस तरह की postings होती हैं. Now in practice when you work in MES in field, like आपका एक military organization के साथ collaboration है. So in practice do you find any difficulty in execution of the projects? तो MES में जैसा सब लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म पीपल और सिविलियन पीपल के बीच में थोड़ा टसल चलता है. तो वो थोड़ा टसल इन प्रैक्टिस भी है, ऑन ग्राउंड भी है. बिकॉज MES का एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे हायर हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि सिविलियन और मिलिट्री इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है, तो कुछ यूनिफॉर्म पीपल भी इसमें पोस्टिंग आते हैं. तो कुछ एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोई इशू नहीं होता है. बट कुछ जैसे न्यू कमर्स होते हैं जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भेज दिया जाता है, बट उनका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. वैसे उनकी भी गलती नहीं, उनको अगर चीज़ें नहीं आती होगी तो वो ऑब्वियसली इतना कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे. तो उसी वजह से थोड़ा टसल चलता है बिकॉज ऑफ द नॉलेज इशू. बाकी ऐसे मतलब ईगो इश्यूज़ या फिर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, उसकी वजह से इतने टसल नहीं आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स नहीं आती है. जस्ट बिकॉज कि उनको नॉलेज नहीं होता और एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. इसी वजह से थोड़ा कि हमें होता है कि ये काम हो जाना चाहिए, बट उनको लगता है कि नहीं मुझे इतना नहीं पता तो मैं इतना टाइम लूँगा. तो उसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है. बाकी इट्स ऑल मैनेजेबल. Fine. Thank you for highlighting this point. And a lot of people were actually apprehensive of joining MES because of this particular point. It's nice to know there will be some amount of tussles everywhere, and it's a natural thing. But yeah, again, it's an improving thing, and we have to improve it. Now, can you talk about some of the important projects जो अभी MES में चल रहा है? सर MES में ऑलमोस्ट 250 GE ऑफिसेज है.
तो हर ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। बहुत सारे चीफ ऑफिस भी है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। बट मोर और लेस अगर मैं समरी में बताऊं कि क्या मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, तो मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह के हैं, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, जो 500 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ वो उसके चल रहे होते हैं। मोस्टली अकोमोडेशन का प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि मिलिट्री जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इंप्रूव कर रहा है अभी। फंड्स का गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इशू नहीं है। सबको ये बोला जाता है कि आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मजबूती, क्योंकि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड ऑफिसेज वगैरह बने हुए, तो हर जगह सारे ऑफिस इंप्रूवमेंट, अकोमोडेशन इंप्रूवमेंट और मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स अभी आते हैं कि उसमें 500 क्वार्टर्स एक साथ बनते हैं, 400 क्वार्टर्स एक साथ बनते हैं, जैसा हमारे दिल्ली में भी CPWD ने गवर्नमेंट की बिल्डिंग ऑफिस बनाई है अभी। तो वैसे ही बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अलग टेरेन के हिसाब से उनके अलग अपने ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं। जो लेह के प्रोजेक्ट्स है उनमें भी वही रोड वगैरह के, बिल्डिंग के, मेन अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स है। तो मोटा मोटा सर यही प्रोजेक्ट्स होते हैं। नहीं, जैसे अभी मैं एक आप ही का एक वीडियो देख रहा था आपके चैनल में अबाउट वर्किंग इन MES, एंड इन दैट देयर वर सम प्रोजेक्ट्स व्हिच वर हाईलाइटेड, लाइक वन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन मुंबई, then some projects in Delhi which were highlighted, about 1,000 crore project. So that's why I was just asking. वही मैं apart from that I think जो मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट बोला सर, उसमें वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है सारी। okay right. Now let us go to posting transfers and हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सर। yes, most important thing. Now MES की बार जब भी बात होती है तो लोग ये सोचते हैं कि देर आर वेरी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड वेरी हार्ड पोस्टिंग्स, सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट? पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का इसमें टेन्योर फिक्स है। इन एवरी 3 ईयर द पोस्टिंग विल बी चेंज इन द एग्जीक्यूटिव। और अगर आपका हार्ड पोस्टिंग पे होता है तो वहाँ पे 2 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मैं आता हूँ हार्ड और पीस पोस्टिंग पे। अब पीस पोस्टिंग, अब जनरली जो हमारे ऑफिसेज होंगे वो हमेशा मिलिट्री स्टेशन के अंडर होंगे, तो हमेशा सिक्योर एनवायरनमेंट होगा। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो चाहे हार्ड हो चाहे पीस हो, वो हमेशा रहेगी। चाहे आप लेह का कंसिडर कर लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट कंसिडर कर लो, चाहे अंडमान निकोबार, वहाँ पे हर तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, इवन जैसे हम लोकल एरियाज़ में देखते हैं, इवन सिटीज़ में भी देखते हैं, तो उनसे हायर फैसिलिटीज ही वहाँ पे अवेलेबल होगी। जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लो, जो क्लब्स वगैरह, मैस, ऑफिसर मैस वगैरह, सब हायर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे। तो इन समरी, हार्ड पे आपको 2 साल रहना है, पीस पे आपको 3 साल रहना है। सर ने बोला फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, ये बात सही है, आपके हर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ही होंगे। कभी आप नॉर्थ ईस्ट में रहोगे तो कभी आपको लेह भेज दिया जाएगा, कभी आप अंडमान निकोबार चले जाओगे, तो पोस्टिंग की कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपको कोई वैसे इश्यूज़ है, कोई फैमिली इश्यू है या स्पाउस ग्राउंड है, तो आप हमेशा, आपकी ये पोस्टिंग कंसिडर कर दी जाती है कि आपको नियरेस्ट स्टेशन पे रखा जाता है। बट या करेक्ट, हार्ड पोस्टिंग आर हार्ड, नॉर्थ ईस्ट, ले, यू कैन कंसिडर। या बट आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल एंड मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा है, इनफैक्ट आई हैव बीन टू प्लेसेस वेयर हार्ड पोस्टिंग्स में लोग रहे हैं एंड आई हैव स्पोकन टू देम, एंड मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हार्ड पोस्टिंग इज़ नॉट एक्चुअली हार्ड पोस्टिंग। करेक्ट सर, हार्ड पोस्टिंग। व्हाई? बिकॉज हार्ड पोस्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट एक्स्ट्रा पर्क्स। आई होप कि सैलरी वगैरह भी जैसे CPWD में है वहाँ पे भी वो फॉलो होता होगा कि हार्ड एरिया पोस्टिंग्स में you get higher salaries because of the various wages. You can check out my video on salary of an IAS officer, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी हार्ड एरिया पोस्टिंग्स होती है तो वहाँ पे आपको क्या कुछ पर्क्स मिलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कलोड काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू मेजर सिटीज़, बिकॉज जब आप बड़े सिटीज़ में रहोगे तो आप ना वहाँ पे ऑफिसर्स के डिमांड भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेंटेनेंस में हो, कंस्ट्रक्शन में टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत क्लोज होता है, एंड बिकॉज यस ऑडिटिंग भी होती है, एंड बिकॉज रिसोर्सेज इतने रेडिली अवेलेबल होते हैं तो एग्जीक्यूशन टीम पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड एरियाज, जहाँ पे ऑब्वियसली रिसोर्स की ही कमी होती है। आप पहुँच, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ डूइंग सम जेटी वर्क, एंड वहाँ पे एक सामान को पहुँचने के लिए 1 हफ्ता लगता है, तो वो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द वर्क टू प्रोग्रेस फास्टर?
सो हार्ड एरिया पोस्टिंग्स अपार्ट फ्रॉम द फैमिली स्टफ, जो फैमिली का स्टफ है, जैसे कि अगर आप मैरिड हो एंड वाइफ वर्किंग है तो वो एक इशू हो सकता है, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं. बट अगेन आई देर आर एडवांटेजेस ऑफ हार्ड एरिया पोस्टिंग्स फॉर इफ़ योर किड्स आर स्मॉल. बट उसके अलावा मुझे लगता है कि पर्सनली अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो वर्क फ्रंट में हार्ड एरियाज आर बेटर टू वर्क एज कम्पेयर टू मेन एरियाज. सो या बट एनीवे, जब आपके हार्ड एरिया पोस्टिंग्स होते हैं तो डू यू टेक योर फैमिलीज ओवर देयर? लाइक BRO में जब हार्ड एरियाज़ की हम बात करते हैं, वो जब टेरेन्स में जाते हैं देन दे आर नॉट अलाउड टू टेक देयर फैमिली बिकॉज इट इज़ रियली हॉस्टाइल. सो इज इट द केस इन MES ऑल्सो? तो बी आर ओ तो ज़्यादा ही एक्सट्रीम हार्ड होता है उनका, तो मतलब कनेक्टिविटी ना कोई आसपास रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, कुछ नहीं होता है. बट MES में हमेशा ये रहेगा कि आपको स्टेशन के अंदर ही रहोगे, स्टेशन में फैसिलिटीज़ रहती है, आप फैमिली ला भी सकते हो और नहीं भी ला सकते हो, इट्स योर चॉइस. आप लेह में भी फैमिली अपने साथ रख सकते हो. बहुत सारे लोग लेह में भी अपनी फैमिली रखते हैं, अंडमान निकोबार भी रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी रखते हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं रहता है. और MES में जो हार्ड स्टेशन रहते हैं कि उनके सर कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी हर जगह रहेगी. अंडमान निकोबार भी डायरेक्ट फ्लाइट से, लेह के डायरेक्ट फ्लाइट से, नॉर्थ ईस्ट में फ्लाइट से, तो ऐसा कोई हार्ड का कंसिडर इतना रहता नहीं है. बट BRO इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. Yeah, but BRO has got its own perks. I have interviewed one BRO guy, and you won't believe the amount of facilities they are getting in BRO. Like, if we are actually afraid of joining BRO, but the people who are actually joining over there, they are really happy. I mean, the army culture जो एक civilian को मिल सकता है, the best army culture, I think it is available with BRO. MES is also good, but BRO is another level. They get mandatory 3 months of holidays. Mandatory है वो, and during that time they will be paid properly and everything is taken care of. But anyway, now let us move to your mingling with the army culture. Like in army culture, there is a lot of party culture. Okay, there is a lot of get-togethers and all those things. So how is this case with the IDSC guys? I mean, are they also part of that party culture and mingling together? Is this the scenario over there? सर जैसे आर्मीज़ की रेगुलर पार्टीज़ होती है, मैस की पार्टीज़ होती है, वैसे ही MES की भी सेपरेट मैसेज होती है. उसके अंदर भी जो टॉप हायर हेडक्वार्टर में होते हैं वो मिलिट्री पीपल होते हैं, तो दे ऑलवेज अरेंज सम पार्टीज ऑन मंथली बेसिस एंड वी हैव टू गो मैंडेटरीली, वी कैन नॉट स्किप दैट. तो वो मिंगलिंग वगैरह सब प्रॉपर जैसे आर्मी कल्चर में होती है वैसे ही सेम होती है. Nice. Okay, very good. Nice to know about it. This can be considered as a perk, because a lot of us would like to have a lot of parties and all those things. And जब आप CPWD में काम करते हो या रेलवेज में काम करते हो, you are so entrenched with work. Like you hardly get any time for partying or get together. There is hardly any get together for us. Maybe in a year 1 या 2 हो गया, that is more than enough for us. तो या that's a plus thing. और आर्मी का एक कल्चर और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जो सिविलियन एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए, कि उनमें फिटनेस का जो मिलिट्री का रहता है, फिटनेस का मॉर्निंग में भी आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखेगा, इवनिंग में भी कोई ना कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखेगा. तो आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो हमेशा ही ऐसे हेल्दी रहेगा कि आपको खुद से मोटिवेशन आएगा कि यार हमें कुछ ना कुछ फिट रहना है, एक्सरसाइज करना है, अपना बॉडी का शेप अच्छी कंडीशन में रखना है, अपना शोपीस थोड़ा ठीक रखना है. तो वो भी एक अच्छा मोटिवेशन रहता है. Yes, that's very important. You are actually average of 5 people around you. So अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं, फिट लोग हैं, इंटेलेक्चुअली अच्छे लोग हैं, बिकॉज आर्मी कल्चर इज़ लाइक बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं एंड बहुत फिट लोग होते हैं. अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट रहते हो तो योर कंडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. वैसे फिटनेस अगेन इज़ अ पर्सनल थिंग. आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट एंड आई लाइक टू कीप माई सेल्फ फिट. सो ओके, बढ़ते हैं आगे. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ कैसे मिलते हैं वहाँ पे जब आप AW ज्वाइन होते हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो. तो व्हाट काइंड ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर गिवन ओवर देयर? जैसे DOPT के गाइडलाइंस है कि AW लेवल पे, लेवल 10 पे टाइप 4 क्वार्टर इज ऑथराइज. तो सिमिलर टाइप 4 क्वार्टर इज अवेलेबल इन एवरी स्टेशन इन MES. आफ्टर द EE लेवल टाइप 5 इज ऑथराइज एंड as per the rank the authorization is there in the DOPT guidelines.
और उसी डीओपीटी गाइडलाइंस की उसी डीओपीटी गाइडलाइन की हिसाब से यहाँ पे हर स्टेशन में क्वार्टर बने हुए होते हैं। प्रॉपर सिविलियन पूल के भी क्वार्टर होते हैं। कई बार अगर आपको सिविलियन पूल के नहीं मिलते तो हम मिलिट्री पूल में भी कंसिडर कर दिए जाते हैं, तो क्वार्टर्स का कोई इशू नहीं रहता है। और अच्छी बात यह रहती है कि इन क्वार्टर्स को मेंटेन भी हम ही करते हैं, तो क्वार्टर्स के रेस्पेक्ट में कोई इशू नहीं आता वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट स्कूल्स, मेडिकल, जैसे कि हम हार्ड एरियाज़ में जाते हैं तो स्कूल्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं अंदर स्टेशन के अंदर? हर जगह आर्मी पब्लिक स्कूल हर जगह अवेलेबल रहेगा। सीनियर विंग है, जूनियर विंग हो, मतलब हर आर्मी कहीं भी अगर प्राइवेट स्कूल भी अगर नहीं अवेलेबल रहेगा तो आर्मी की सेपरेट स्कूल्स हमारे अवेलेबल रहेंगे, और उसमें सिविलियन जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है। ओके, ओके। एंड व्हाट अबाउट मेडिकल? जैसे हमारे लिए CGHS होता है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेम फॉर MES ऑल्सो? सेम CGHS ही होता है हमारे लिए भी सर। मिलिट्री हॉस्पिटल में सिविलियन पीपल आर नॉट अलाउड, बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी लाइक ले है, वहाँ पे नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह इतने नहीं होते, तो उसमें भी हम कंसिडर कर लिए जाते हैं। जैसे मैं उधमपुर में भी हूँ, तो यहाँ पे भी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो 30 किलोमीटर दूर है, और जो बगल में है वो 5 किलोमीटर पे कमांड हॉस्पिटल है। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी कैन ऑलवेज गो। एंड हाउ आर द लीव फैसिलिटीज ओवर देयर? सर लीव फैसिलिटीज जैसे जो डीओपीटी गाइडलाइन है, मतलब आई मीन टू से रियलिस्टिकली दैट आर यू एबल टू गेट इनफ लीव्स, और द वर्क कल्चर इज एक्चुअली हेक्टिक? व्हाट काइंड ऑफ वर्क कल्चर इज ओवर देयर? सर जैसे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आजकल हो रहा है कि मैन पावर जो नीचे की है वो कम हो गई है, तो जो ऑफिसर्स वगैरह है, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उस पर वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। तो लीव आपको मिल जाएगी, लेकिन वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। अगर आपको कुछ इमरजेंसी वर्क चल रहे तो उस टाइम पे, जैसा जनरली हर जगह होता है, बाकी ऐसा मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि भाई मिलिट्री है तो आपको लीव नहीं मिलेगी, आराम से लीव मिलती है। हम हर 2-3 महीने में 4-5 दिन का हॉलीडे एंजॉय करते हैं। जैसे लीव से याद आया मुझे कि जैसे MES के हार्ड पोस्टिंग्स में पोस्टिंग लोकेशन होती है, अपॉइंटमेंट मिलते हैं, जैसे ले हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो वहाँ पे आपको घूमने के इतने मतलब टूरिस्ट स्पॉट में आपकी मोस्टली पोस्टिंग्स हो गई है। एक टाइप से ले हो गया, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, सारे मतलब टूरिस्ट स्पॉट है। तो ले मतलब आपको छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आपको कहीं स्टेशन से बाहर जाने की या कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 दिन की छुट्टी मिली है, आप आराम से घूम के आ सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है MES के जो हार्ड पोस्टिंग्स होती है उनका। वेरी गुड। वो तो है, वो हर जगह का ही है। MES में चूँकि हार्ड पोस्टिंग्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तो अच्छा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा घूम लेते हो। नाइस। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर प्रोग्रेशंस। जैसे आपका डिफरेंट टेन्योर्स का डिफरेंट ड्यूरेशन कितना का होता है? जस्ट थ्रो लाइट ऑन इट। सर AEE to EE जो फर्स्ट प्रमोशन आता है मिनिमम 4 ईयर, 4 ईयर में आपका EE आता है। फिर EE से आफ्टर 5 ईयर EE NFSG आता है। मतलब उसमें आपका अपॉइंटमेंट चेंज नहीं होता, बट लेवल आपका ग्रेड पे चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में मतलब AEE to SE बनने में 9 ईयर, 9 ईयर के बाद में आप SE बन जाते हैं। नेक्स्ट SE से ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर के बाद आप CE रैंक पे पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज ऑल्सो। हाँ, और CE के बाद ADG जो DG होता है वो भी डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज होता है, बट मोस्टली CE तक ऑलमोस्ट एवरी पीपल जो IDSC में होते हैं वो CE तक पहुंच जाते हैं। बट CE to ADG और ADG to DG वो बहुत कम लोग होते हैं, मतलब मोस्टली लोग CE तक रिटायर हो जाते हैं। नाइस। तो यहाँ पे जो ADG DGs होते हैं, ऑल आर टेक्निकल कैडर ओनली, या फिर मिलिट्री कैडर से भी लोग आते हैं? नहीं, जो ADG और DG है वो पोस्टिंग सिविलियन पीपल के लिए होते हैं। ओके, सो हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन IDSC? इन MES द सिविलियन पीपल में DG पर्स होता है, जो ENC ब्रांच दिल्ली में बैठता है, और उसी के पैरेलल मिलिट्री के भी जो DG होते हैं वो होते हैं, बट ये DG पर्स प्रॉपर सिविलियन के लिए होता है ओनली। Okay. So all the technical decisions and all those things are taken to the apex level. It is taken by DG pers only. DG पर्स टेक्निकल मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स है कि टेक्निकल इसमें DG पर्स नहीं आता है। वो एक पूरा मेन डिसीजन जो होता है वो ENC लेता है, इंजीनियर इन चीफ, और इंजीनियर इन चीफ के ही ये DG वर्क्स होते हैं, DG पर्स होते हैं, और अलग अलग DGs होते हैं जो DG पॉलिसीज होते हैं, वो सारे मिलके ही प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, एक हाथ में नहीं रहता है मोस्टली।
समझ गया, समझ गया. एंड इंजीनियरिंग चीफ इज अगेन अ सिविलियन गाय और अ मिलिट्री गाय? इट्स अ मिलिट्री गाय. Okay. So engineering, so basically the top apex person here is the military. मिलिट्री. Only at the top. Apart from just below that, it's a civilian only. यस. Okay. And ठीक है. Now this, apart from this, let us talk something about deputation. आपके पास डेपुटेशन पे लोग मैंने काफ़ी जगह देखा है कि MES के लोग डेपुटेशन पे मुझे मिले हैं. मैंने एम्स में कुछ डिस्कशन के लिए मैं गया था एंड देयर आई सॉ MES पर्सन ओवर देयर. सिमिलरली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे MES के लोग दिखे हैं. सो हाउ फ्रीक्वेंट आर डेपुटेशन पोस्टिंग्स फ्रॉम देयर? सर MES में जो मोस्टली जो एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग होती है वो शुरू के मतलब 12 to 13 ईयर तक होती है. उसमें आपको ग्राउंड की पावर दी जाती है, आप ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करते हो. 12-13 ईयर के बाद में मोस्टली आपकी स्टाफ पोस्टिंग रहती है. आपको SC का एक टेन्योर मिलता है 2 साल का, चीफ का आपका 2 साल का टेन्योर मिलता है. उसके बाद आपको सारी स्टाफ पोस्टिंग रहती है हमेशा. तो मोस्टली जो सीनियर्स होते हैं वो उसी टाइम पे प्रीफर करते हैं कि हम डेपुटेशन पे किसी और डिपार्टमेंट में जाए और वहाँ पे कुछ वर्क, ऐसे कुछ पावरफुल वर्क हम अपने अंडर कंसिडर करें और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो इसलिए जो आप देखोगे तो जो 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो MES में हो चुका होगा वो मोस्टली लोग डेपुटेशन पे ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोरेशन पर्पज. और जो मोस्टली जाते हैं जो सिविल पीपल NHAI के थ्रू बहुत जाते हैं. NHAI में आपने देखा होगा अगर किसी से हुआ है तो बातचीत. ओके. एंड हाउ अबाउट पीपल, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, खासकर आजकल के जनरेशन वाले जो है, एटलीस्ट मेरे जनरेशन में तो मैंने काफ़ी देख लिया कि पीपल डोंट कम इनटू गवर्नमेंट टू स्टे थ्रू आउट देयर करियर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग मिड करियर in the government service. They basically come to get some experience because शुरुआत में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बड़े प्रोजेक्ट्स का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते, सैलरीज भी उतने हाई नहीं रहते. तो दे कम टू गवर्नमेंट सेक्टर, दे वर्क हियर, दे गेट सम एक्सपीरियंस से 5 years 6 years एंड देन दे गो टू हायर स्टडीज़, मे बी MBA करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए, एंड देन दे लीव द डिपार्टमेंट. हाउ I mean, वहाँ पे क्या सिनारियो? आर देयर सच पीपल हु आर लिविंग? सर लिविंग जो परसेंटेज ऑफिसर्स का वो इतना नहीं है यहाँ पे, बट हायर स्टडीज़ में लोग जाते हैं. काफ़ी ऑफिसर हायर स्टडीज़ में करते हैं, MTech भी करते हैं IIT से और MBA भी करने जाते हैं क्योंकि हमारी सेपरेट वैकेंसीज भी रहती है जो मिलिट्री की या फिर MES की होती है. तो उसके थ्रू वो MTech भी करते हैं और MBA भी करते हैं. और ये रीज़न इसी वजह से है क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग करियर होता है उसमें हमें इतना टेक्निकल चीज़ें बॉम्बार्ड करी जाती है कि आप हर चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं एक टाइप से. आप कंसल्टेंसी करते हो डिपार्टमेंट से या किसी और प्राइवेट फर्म से, लेकिन उस फर्म से भी हमें क्वेश्चन आंसर करके हमें वैलिडेट करना पड़ता है कि भाई इसने जो बनाया है वो सही बनाया नहीं बनाया. तो इसके लिए हमें खुद भी नॉलेज होनी चाहिए. तो बहुत सारे लोगों को जो टेक्निकल फील्ड होता है उसमें मज़ा आने लग जाता है. तो इस वजह से वो MTech कंसिडर करते हैं या फिर अदर किसी प्राइवेट फर्म्स या कोई स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसमें कंसिडर करते हैं. लेकिन जो डिपार्टमेंट को लीव करना वो MES में काफ़ी कम है. ओके. नहीं, दैट्स व्हेन मैंने पहले बोला था ना कि आई विल कम टू द पॉइंट कि गवर्नमेंट में अगर आप हो, अगर आप नहीं भी सीखते हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन सीखते हो तो इसका एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. Many times people often think that गवर्नमेंट में जा रहे हैं, आराम वाली नौकरी होगी, मज़े करेंगे, है ना. तो दिस कैन बी अ केस, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, एंड नोबडी इज़ गोइंग टू बॉदर यू. बट अगर आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हो देन आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स, बिकॉज लर्निंग से क्या होता है ना कि ए लॉट ऑफ विंडोज़ ओपन फॉर यू, जहाँ पे maybe in the initial starting phase of our career we were not getting initial salaries. ठीक है, यहाँ पे we came around 1 lakh के आसपास सैलरी हो गई. That's good enough to sustain us for up to midlife like 30-35. And after that, if you have gained enough experience, then you can consider your own entrepreneurship. You can go for higher studies and you will be valued a lot. Now obviously गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको बिग टिकट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं.
एंड यहाँ पे जितने टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलेंगे इतने यंग एज में, वो शायद प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, टाइम भी नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज है गवर्नमेंट सेक्टर का, लोग इसको समझना, मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस फैक्ट। So through this interview, I just want to convey to those who are preparing कि don't make government sector as your final frontier. It can be a final frontier, but consider other options also. Like you can learn over here, maybe 8 years, 10 years, 12 years आप यहाँ पे learning करो, and then if you open yourself for the market, you'll be valued at a much better place. So yeah, this is something which we should all consider, especially because today's India is changing a lot, and आप believe नहीं करोगे, I speak to my private counterparts and they are loaded, बहुत ज़्यादा काम है, but जिस तरह के opportunities खुल रहे हैं हमारे country में, I think it is immense opportunities. So we as young civil engineers should consider that. Maybe we will become next China in terms of infrastructure in next 20 years. So we as civil, electrical, mechanical engineers, जो core sector engineers जो आज के डेट में सफ़र कर रहे हैं, and IT sector is booming like anything, I see that we will become a lot of in-demand persons in coming years. So yeah, so for that purpose, I think that we should keep learning, we should keep seeing things, and more another advantage of being in government sector is कि आप ना एक जगह पे नहीं रहते हो, आप अलग अलग कल्चर्स को फील करते हो अलग अलग जगह पे. एट वन प्लेस, स्पेशली इन MES, एट वन प्लेस यू आर इन लद्दाख, second time you are in main good city of India, then third place you are going to Andaman and Nicobar Islands. So the जो कल्चरल वैरायटी है आपके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है. You get to know the entire country, so that's a good thing. So yeah, I think that we pretty much completed everything related to MES जो कि लोगों को चाहिए होगा to consider their choice as MES or not. It was a very helpful session, and thank you, Ravi. You came here, you gave your time, and do watch his channel as well, and मेरे channel को भी watch कर लेना. And both of us are trying our best to promote government sector, give you a glimpse of how lives look in government sector. And if you consider my channel, it's not only about government sector, it's also about civil engineering. If you are a private sector guy who wants to enhance him in private sector, then you can get good amount of skills, whatever latest updates in civil engineering, you can see that. So do consider subscribing my channel, and if you like the video so far, please subscribe to the channel, share this video among your friends so that they also get to know about both of our channel. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.